और मेरे शेरों, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोस्ट हॉट टॉपिक इमीडिएटली आफ्टर 10th। ऑल्दो हमें पता है कि ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन अभी हमारा बोर्ड्स का कंडीशन थोड़ी डाइसी है, कुछ पता नहीं है कि बोर्ड्स कंडक्ट हो भी सकते हैं। मतलब बोर्ड्स ने तो डिक्लेयर कर दिया कि जो बच्चे बोर्ड्स देना चाहें तो जब भी हमारी डेट डिक्लेयर होगी वो बोर्ड्स दे सकते हैं, या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे अपने स्कोर कार्ड डिटरमाइन करवा सकते हैं, डिफाइन करवा सकते हैं। बट अल्टीमेटली आप बोर्ड्स दो या फिर मत दो, सबसे बड़ा सवाल जो अब सामने आकर खड़ा होता है कि सर व्हाट नेक्स्ट, अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। रीजन इज क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है उसके दिमाग में एक मेंटल बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है हमारी सोसाइटी की वजह से, हमारे पीयर्स की वजह से, या फिर अल्टीमेटली आप बोलो हमारे बड़े लोगों ने, हमारे सीनियर्स ने हमारे दिमाग में बस एक सेट बैरियर क्रिएट कर दिया है कि अगर हम साइंस ऑप्ट करते हैं, उसमें भी अगर हम बायो के स्टूडेंट हैं तो हमारे पास द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज जस्ट नीट। अगर हम मैथ्स ऑप्ट करते हैं तो ओनली बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज IIT JEE। कॉमर्स वालों को समझाते हैं कि तो सिर्फ मस्ती करते हैं, उनके बारे में दो एक्सट्रीम पॉइंट्स मान ली जाती हैं, या तो ये CA बनते हैं या फिर ये बिल्कुल बर्बाद होते हैं। आर्ट्स वालों को तो समझाते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, तो बस ठेल लगाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, सब करेंगे, जो कि बहुत बड़ी गलत मेंटेलिटी है आर्ट्स वालों के बारे में, इनफैक्ट कॉमर्स वालों के बारे में या फिर साइंस वालों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट पूरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी करियर ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो किसी को देखकर, मतलब आपने अपना किसी को आइडल बना रखा है कि नहीं मेरी फैमिली में मेरे कोई अंकल हैं जो डॉक्टर हैं, या फिर कोई भी मेरी फैमिली में जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छा अमाउंट अर्न करते हैं, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, आपने सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखा है। ये बात फैक्ट है, हमेशा हेड्स और टेल्स दोनों साइड प्रेजेंट होती है सिक्के की। इसी तरीके से किसी भी करियर को आप देखो तो हमेशा ध्यान रखना, सक्सेस हर फील्ड में होती है, फेलियर हर फील्ड में होता है। आई रिपीट, सक्सेस हर फील्ड में होती है, फेलियर हर फील्ड में होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने काम को लेकर कितना ज्यादा डेडिकेटेड हो, अपने काम को लेकर कितना ज्यादा पैशनेट हो, और आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड हो कुछ बड़ा अचीव करने के लिए लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल आप चेक करना, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इंडिया के अंदर, आई गेस मेजॉरिटी बच्चों ने डॉक्टर त्रेहान का नाम सुना होता है ना, जिनको बोला जाता है इंडिया के अंदर गॉड ऑफ मेडिकल साइंस आप बोल सकते हो, इंडिया के अंदर मेडिकल सिटी के फादर आप उनको बोल सकते हो, कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर रखा है। और ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो कुछ मतलब एवरेज अमाउंट कर रहे हैं, और बेचारे कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस भी नहीं चलती, ऑल्दो उनके पास प्रॉपर डिग्री है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, काफी अच्छी नॉलेज है उनको अपनी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, बट दे आर अर्निंग नॉट दैट मच जितने की बहुत टॉप डॉक्टर्स अर्न कर रहे हैं। सेम इज एप्लीकेबल फॉर CAs की, कुछ CAs ऐसे हैं हु वर्क फॉर MNCs, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए वर्क करते हैं, बहुत अच्छा अमाउंट अर्न करते हैं एनुअली, करोड़ में उनका पैकेज होता है एनुअल पैकेज। और कुछ ऐसे भी CAs हैं जो अपना खुद का बिजनेस रन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जा जाकर ऑडिट्स करते हैं, वो भी ठीक ठाक अर्न कर लेते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन बेचारों की प्रैक्टिस ही नहीं कर रही, जिनको ऑडिट करने को ही नहीं मिलते। सेम इज एप्लीकेबल फॉर आर्ट्स। आर्ट्स वालों को समझा जाता है कि ये तो बेचारे रिक्शा चलाएंगे, ठेल लगाएंगे, लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बहुत बड़ा झूठ है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्ट्स के बच्चे हमारे इंडिया के पूरी आप वो समझ सकते हो मैनेजमेंट सिस्टम को, जिसको आप बोलते हो IPS IAS IFS IRS, मतलब अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज में जाते हैं और अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड जॉब को सिक्योर कर पाते हैं, बहुत इज्जत कमाते हैं। तो जो एक मेंटल बैरियर बना हुआ है ना कि नहीं सिर्फ साइंस वाले बहुत अच्छा लाइफ में कुछ कर सकते हैं, फिर कॉमर्स वाले एवरेज रह जाते हैं, या फिर कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं, या फिर आर्ट्स वाले तो कुछ नहीं करते, ये सबसे बड़ा एक मिथ है, एक मेंटल बैरियर है, जो हो सकता है आपके लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो। तो अल्टीमेटली आज की वीडियो बनाई इस वजह से गई है ताकि आप ऑल एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर सको, ताकि आगे चलकर लाइफ में आपको कभी भी रिग्रेट ना हो, मन में एक मलाल न रह जाए कि काश किसी ने प्रॉपर टाइम पर 10th के बाद इमीडिएटली किसी ने गाइड कर दिया होता तो मैं इस फील्ड के अंदर चला जाता, इस फील्ड के अंदर अपना करियर बिल्डअप कर लेता, कि कहीं मेरे लिए एक्चुअली बनी तो यही फील्ड थी बट मुझे बताया नहीं गया, और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। क्योंकि आई गेस आप सबको इतना पता होता है कि एक बार अगर आप अपनी 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में उतर गए, आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में उतर गए, और उसके बाद आपको रियलाइज हो कि नहीं यार ये भी पॉसिबल ऑप्शन हो सकता था, अगर किसी ने बताया होता तो मैं इसके अंदर अपना करियर बिल्डअप कर लेता या कर लेती। बट उस टाइम के बाद आकर रिवर्स डायरेक्शन में जाकर वापस से एक फ्रेश स्टार्ट करना, टू बी वेरी जेन्युइन, टू बी वेरी फ्रैंक, हर बच्चे के लिए टेक्निकल पॉसिबल नहीं होता। या तो आपके अंदर इतनी ज्यादा सनक हो कि आपको पैसे की भूख नहीं है, मतलब आपको पैसे के लिए अपना करियर परस्यू नहीं करना, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, तो ठीक है आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। वो भी तब जब आपके अंदर बहुत ज्यादा सनक हो अपने काम को लेकर कि नहीं यार मेरे अंदर रिस्क एपेटाइट मेरी इतनी है कि मैं दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूं और बहुत अच्छा अपनी लाइफ के अंदर दोबारा कर लूंगा, आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा हो। बट टू बी वेरी जेन्युइन, टू बी वेरी फ्रैंक, हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि इतना आगे बढ़कर वापस से एक फ्रेश स्टार्ट करना, लाइफ को एक नई शुरुआत देना। तो उन सब गलतियों से बचाने के लिए, उस रिग्रेट से आपको बचाने के लिए आज सारे हम पॉसिबल ऑप्शन डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ आइडिया जरूर लेंगे ताकि हमें एक ओवरव्यू पता चल जाए। उसके बाद जैसे जिस बच्चे को लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे इस टॉपिक के अंदर और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। हर एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको प्रॉपर एक नॉलेज होती चले और आप 11 से ही अपने करियर को प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ लेके जा सको। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। सो लेट्स स्टार्ट।
अब आई गेस इतना हर बच्चे को पता होता है कि 10th के बाद हमारे पास 3 ब्रॉड ऑप्शंस होते हैं, विच इज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। 3 ब्रॉड ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मूविंग टुवर्ड साइंस, एक एक करके हम सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफ आइडिया लेंगे, उसके बाद इन डेप्थ मूव करते चले जाएंगे क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास हर एस्पेक्ट में होते हैं, राइट? तो साइंस अगर कोई बच्चा ऑप्ट करता है तो 2 ऑप्शंस हैं उसके पास, या तो वो पीसीएम ले सकता है या फिर वो पीसीबी ले सकता है। पीसीएमबी भी ले सकते हैं, बट मैं आपको एक जनरल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, जनरल एस्पेक्ट। फर्दर आपको स्पेसिफिक कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन आगे करेंगे, राइट? तो जनरली हमारे पास 2 ब्रॉड ऑप्शंस होते हैं, इधर वी कैन गो फॉर पीसीएम और पीसीबी। अब सबसे पहला सवाल जो आपको अपने आप से करना चाहिए कि सर मुझे टेक्निकली साइंस में लेनी चाहिए या फिर मुझे साइंस के लिए नहीं आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर 2 मैं आपको पॉसिबल रीजंस बता रहा हूं। अगर आप ये सोचकर आगे बढ़ रहे हो कि मैंने तो 10th स्टैंडर्ड तक काफी अच्छा स्कोर करा है पीसीएम के अंदर या फिर पीसीबी के अंदर, मेरे काफी अच्छे मार्क्स आते थे, तो मैं इस वजह से आगे बढ़ रहा हूं, तो ये सबसे पहले बड़ी गलती हो सकती है। हर बार नहीं पढ़ी, बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में और 11th और हायर एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड में, इनफैक्ट जेई में या फिर नीट में लेवल ऑफ स्टडी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब जितना आपको उसके अंदर इनपुट देना पड़ता है 10th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद लेवल ऑफ इनपुट भी, लेवल ऑफ कंटेंट भी, और हर चीजें ग्रेड अप हो जाती हैं। अगर आप मार्क्स के बेसिस पे अपने साइंस सब्जेक्ट को जज कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। दूसरी गलती, अगर आप पीयर प्रेशर के अंडर आकर के नहीं, हमारे तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं हमारी तो रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, बच्चे को साइंस ही दिलाना जरूरी है, ऑल्दो बच्चे को कहीं ना कहीं इंटरनली आवाज आ रही है, अपने अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं भाई तेरे बस की नहीं है, तूने पढ़ ली है, तूने लड़ मर के, तूने खूब जद्दोजहद कर कर साइंस पढ़ तो ली 10th स्टैंडर्ड तक, लेकिन इससे आगे तेरे बस की नहीं है। तो ये दूसरी बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि अगर आप सोसाइटी को देखकर, सोसाइटी के प्रेशर के अंडर आकर कि नहीं मेरे कजन्स ने लिए, मेरे कजन्स आईआईटी में हैं, या फिर मेरे कजन्स डॉक्टर हैं, या फिर उन्होंने साइंस स्ट्रीम आउट करी थी और आज वो लाइफ में बहुत अच्छा करे, तो मुझे भी साइंस ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं साइंस नहीं लूंगा तो मैं उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये दूसरी बहुत बड़ी गलती। साइंस आप तभी ऑप्ट करें जब जेन्युइनली आपको लगे कि नहीं मुझे सच में मैथ्स पढ़ने में, मुझे साइंस पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है, मेरे सर पे घर वालों का डंडा मुझे जरूरत नहीं है कि जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा या फिर साइंस नहीं पढ़ूंगा, वेदर पीसीएम और पीसीबी। तो तभी आप साइंस को लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा, एक टाइम के बाद लेवल ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा। टू बी वेरी जेन्युइन, एक सब्जेक्ट के बाद, एक लेवल के बाद सैचुरेशन आ जाएगा, जब आपको अंदर से आवाज आएगी कि बस भाई हो गया, अब बेवकूफ बनाना खुद को बंद कर, तेरे बस की नहीं है साइंस। क्योंकि जैसे जैसे आप हायर लेवल पर जाओगे, एजुकेशन ग्रेड अप होती जाती है, इन डेप्थ नॉलेज बढ़ती जाती है, टॉपिक्स वही रहते हैं, ये बात आप अपने आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे। जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ाए हैं, ब्रॉड टॉपिक्स वही रहते हैं, बस हर एक टॉपिक की इन डेप्थ स्टडी हमें करनी पड़ती है, और वो तभी आप कर सकते हो जब आपको सच में पैशनेट हो आप अपने काम को लेकर, आपको साइंस कुछ सच में पढ़ने में मजा आता है। तो अगर आपको लगता है कि सच में आपको साइंस अच्छी लगती है, पढ़ने में मजा आता है, तो बस अब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं कि सर या तो हम पीसीबीएम के लिए जा सकते हैं या फिर पीसीबी के लिए जा सकते हैं। मैथ से प्यार है तो पीसीएम के लिए जाएंगे, बायो हमें अच्छी लगती है तो हम पीसीबी के लिए जाएंगे। अच्छा, पीसीबी भी हम कब ऑप्ट करेंगे? जब हमें सच में बायो अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि हमें बायो रट रट के हमें नंबर अच्छे आ जाते हैं, वही बात घूम फिर करके हमारे मार्क्स अच्छे जाते हैं, हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं तो हमें बायो ऑप्ट करनी चाहिए। नहीं, बायो के बारे में एक बहुत गलत मेंटेलिटी, जो आने वाले सेशंस में भी मैं डिस्कस आउट करूंगा कि बायो के बारे में बहुत गलत मेंटेलिटी जो लोअर स्टैंडर्ड्स में टीचर्स या फिर आपके कजिन्स वगैरह कोई भी आपके दिमाग में भर देते कि बायो तो सिर्फ रटने का सब्जेक्ट है। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। जिस तरीके से मैथ्स एक समझने वाला सब्जेक्ट है, उसी तरीके से बायो भी एक कोर सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है। बस दिक्कत क्या आती है कि आपको टर्मिनोलॉजी में दिक्कत आती है। आई गेस मेजॉरिटी बच्चा इस बात से एग्री करेगा कि सर टर्मिनोलॉजी में दिक्कत आती है। वो जो नाम वगैरह होते हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, सर ये सब पल्ले ही नहीं पड़ते, क्या नाम है, क्या अटपटे से नाम है। तो वो सब बातें अल्टीमेटली इस वजह से हैं क्योंकि आप कम्युनिकेट करने में दिक्कत कर रहे हो। अगर वही नाम हिंदी में होते, टिल्लू, पिल्लू, चिल्लू ऐसे करके नाम होते तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाते हैं। बस थोड़े वो ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव्ड हैं, वो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड हैं, डेड लैंग्वेज से ड्राइव्ड हैं, जो हमारे ओरिजिनेशन से रिलेटेड नहीं है, कहीं और चीज से रिलेटेड है, तो आपको बायो पढ़ने में दिक्कत होती है। बट उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है कि अगर हम लोअर लेवल से, इनफैक्ट अगर हम लोअर लेवल में भी हमने नहीं सीखा, हम 10th के बाद भी अगर उन टर्मिनोलॉजी को सीखना स्टार्ट कर दे तो बायो बहुत ईजी लगना स्टार्ट हो जाती है। जिन जिन बच्चों ने बात ऑब्जर्व करी है कमेंट सेक्शन में बताना कि नहीं सर बायो टेक्निकली बहुत ईजी होती है जब हमने टर्मिनोलॉजी सीखी। क्योंकि बहुत बच्चे जो 9th स्टैंडर्ड मुझसे पढ़े हैं, 10th स्टैंडर्ड मुझसे पढ़े हैं, उससे पहले उनको बहुत बच्चे कहते थे कि सर बायो बहुत टफ लगती थी, बायो समझ में नहीं आती थी, रटनी पड़ती थी। बट जब उनको टर्मिनोलॉजी बताई गई, बायो के बेसिक्स बताया गया, तब उनको लगा कि नहीं यार बायो इज क्वाइट ईजी, बायो में तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि लोगों के अंदर और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो। राइट नाउ लेट्स फाइनली मूव अहेड कि अगर हमने पीसीएम ऑप्ट करी, अब हमारे पास क्या पॉसिबल ऑप्शन है। या तो हम स्कूलिंग के लिए जा सकते हैं, मतलब सिर्फ हम अपनी 11th-12th पे फोकस करेंगे, या फिर हम साथ के साथ कंपटीशन की तैयारी में कूद जाए। हम दोनों के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, तो बहुत तमीज से सुनिएगा, दोनों के फायदे और नुकसान का हम डिस्कशन करेंगे। पहला तरीका कि अगर आपने 11th-12th सिंसियरली अपनी अडेप्ट करी, मतलब आप
तमीज से अपने 11th और 12th सब्जेक्ट के जो भी आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इनको आप तमीज से पढ़ते हो और आप अभी कंपटीशन के लिए टारगेट ही नहीं कर रहे। मतलब आपके दिमाग में है कि ठीक है मैं अपने 11th 12th के बाद जरूर जेई के लिए अपियर हो जाऊंगा, बट दैट इज नॉट द डेड एंड कि अगर वो नहीं मिला तो बस दुनिया खत्म हो गई। तो पहला पॉसिबल ऑप्शन है कि आप तमीज से अपनी स्कूलिंग करते हो, 11th 12th तमीज से पढ़ते हो और अपने सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज रखते हो। मतलब तमीज से आप अपने सब्जेक्ट के अंदर नॉलेज गेन करते चल रहे हो, कंटेंट बिल्डअप करते हो चल रहे हो। आप सिर्फ जेई को टारगेट नहीं कर रहे, आप जेन्युइनली साइंस पढ़ रहे हो। सिर्फ जेई के लिए आप साइंस नहीं पढ़ रहे, आप सच में अपने सब्जेक्ट से प्यार कर रहे हो और अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। इससे क्या क्या फायदा होगा कि हो सकता है 11th में पढ़ाई करते करते फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर आपको रियलाइज हो कि यार मैं तो बीटेक के लिए बना ही नहीं हूं। मतलब आपको हो सकता है थ्रू द प्रोसेस आपको रियलाइज हो जाए कि मुझे तो बीटेक करनी नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग फैसिनेट ही नहीं करती, मुझे तो केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, मुझे फिजिक्स पढ़ने के अंदर, मुझे क्वांटम थ्योरी पढ़ने में बहुत मजा आता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है, मुझे मैथ्स पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो उसके बाद जैसे ही आपकी 12th खत्म होगी, जैसे आप अपने बोर्ड्स दे चुके होगे, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने फैमिली सेटिस्फेक्शन के लिए जेई का पेपर दोगे। और टू बी वेरी जेन्युइन, ये बात बहुत तमीज से सुनिएगा, टू बी वेरी जेन्युइन, जिस बच्चे ने 11th 12th बहुत तमीज से पढ़ाई करी है, जेई मेंस क्रैक करना उसके लिए इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े आसानी से जिस बच्चे ने 11th 12th तमीज से पढ़ी है, और मेजॉरिटी आपके सीनियर्स बात को जानते हैं कि जेई मेंस का पेपर को इतना टफ नहीं आता कि 11th 12th तमीज से पढ़ने के बाद भी क्रैक ना किया जा सके। बहुत आराम से आप क्रैक कर सकते हो। बस जेई एडवांस के लिए थोड़ी पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे आप कोई क्रैश कोर्स ऑप्ट कर सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्रैश कोर्स ऑप्ट करके या फिर डीएलपी लेकर हम उसको आसानी से क्रैक आउट कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी 11th 12th करी, आपने जेई का पेपर दे दिया, बट आपको पहले ही रियलाइज हो चुका है थ्रू आउट द प्रोसेस कि नहीं मुझे सब्जेक्ट के अंदर फर्दर अपनी रिसर्च में जाना है, या फिर मेरे पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे इफ यू मूव अहेड, आपने 12th अपनी दी, 12th के एग्जाम्स बोर्ड्स देने के बाद पहला पॉसिबल ऑप्शन है कि आप जेई प्रिपरेशन में वापस कूदो। वो कब? जब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जाना जेई में था लेकिन मैं रेडी नहीं था, मैं तैयार नहीं था, तो अब मैंने अपनी 12th दी, अब मैं 1 साल का ड्रॉप लूंगा और उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। पहला पॉसिबल ऑप्शन इज दिस, स्कूलिंग के अंदर, स्कूलिंग के थ्रू। या फिर आपको थ्रू आउट द प्रोसेस रियलाइज हो गया, ड्यूरिंग योर 12th रियलाइज हो गया कि नहीं भाई मेरे को बीटेक में नहीं जाना, मुझे इंजीनियरिंग से प्यार नहीं है, मुझे अपने सब्जेक्ट के अंदर नॉलेज बिल्डअप करनी है, उसी में अपना करियर परस्यू करना है। तो आपके लिए द अदर पॉसिबल ऑप्शन इज ग्रेजुएशन। सर अब ये ग्रेजुएशन क्या भला होती है, क्या मतलब होता है ग्रेजुएशन का? देखो ग्रेजुएशन सिंपली मींस कि आप बीटेक नहीं करोगे, आप इंजीनियरिंग नहीं करोगे, आप अल्टीमेटली जिस सब्जेक्ट से आपको प्यार है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स है, आप उसके अंदर 3 साल लगकर पढ़ाई करोगे, 3 साल आप उस सब्जेक्ट को डेडिकेट करोगे और उसके अंदर अपनी नॉलेज बिल्डअप करोगे। सर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या उसके बाद ऐसे चेंजेस आ जाएंगे लाइफ के अंदर? तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब ऑप्शंस तो बहुत सारे ओपन अप होते हैं, लेकिन जो एक जनरल पाथवे होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो अपने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। जैसे आपने मैथ्स में अपनी ग्रेजुएशन करी, होते तो 2-3 सब्जेक्ट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया वेरी करता है कि आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आप फिजिक्स में भी कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, मैथ्स में भी कर सकते हो, उसके अंदर और इन डेप्थ नॉलेज आप गेन कर सकते हो। और यहां से फिर आपके पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस घुस जाते हैं, मतलब ओपन अप हो जाते हैं कि या तो आप रिसर्च के अंदर जा सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, मतलब जो साइंटिस्ट बनने का रास्ता होता है कि आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो और फर्दर रिसर्च करके। या फिर अगर आपको पढ़ाना, आपको लगे कि नहीं यार मैंने इतना कंटेंट बिल्डअप करा है और मुझे इसको डिलीवर करने में मजा आता है। टीचर बनने का मतलब ये नहीं कि बच्चों को चीज़ों को रटवा दो, कि उनको बता दो कि बस एक सेट पैटर्न है बेटा, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, मैंने ऐसे करा तुम भी ऐसे कर लो। टीचर का मतलब होता है जो एक स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सके, जो उनको चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके और सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करवा दे, वरना बच्चा तो खुद भी पढ़ लेता है। तो टीचर, अगर आपको लगता है कि पढ़ने के दौरान मुझे चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई हैं और मैं इसको बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ, तो आप प्रोफेसर या फिर आप एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन फील्ड के अंदर आप आ सकते हो। ये 2 ब्रॉड पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। सर अगर हम ये वाला पाथवे चूज नहीं करते हैं, अगर हम ये वाले रोड मैप की तरफ नहीं जाते, तो हमारे पास दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या है? तो दूसरा पॉसिबल ऑप्शन इज कि आप डायरेक्टली 10th के साथ साथ, मतलब जैसे आप 11th में हैं, आप साथ के साथ जेई की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं ये बात बोलूंगा कि अगर आप भेड़ चाल को देखकर कि नहीं मेरा दोस्त जा रहा है, मेरे कजिन्स जा रहे हैं, मेरे कजिन्स ने करी थी तो मुझे भी करनी चाहिए, मैं क्यों नहीं कर सकता, आप इसको एज अ ईगो फैक्टर ले लो कि जब मेरे बड़े भाई बहनों ने करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बेटा ये बात हर बच्चे को पता होता है, अपनी औकात, टू बी वेरी जेन्युइन विद यू, हर बच्चे को अपनी औकात पता होती है, अपना लेवल पता होता है कि भाई मेरे बस की है नहीं, बस मैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इस तैयारी में कूद रहा हूँ, लेकिन वो लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट नहीं करेगी। एक टाइम के बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि बहुत बड़ा गलत डिसीजन था, और फिर वो पेरेंट्स जिन्होंने आपको ये स्टेप लेने के लिए सपोर्ट करा था, वही आपको सबसे पहले गाली देने आगे खड़े होंगे कि जब तेरे बस की थी नहीं तब तूने क्यों नहीं बताया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे एक अलग लेक्चर के अंदर, एक अलग वीडियो के अंदर, कि अगर आपने कोई बहुत बड़ी कॉम्पिटेटिव प्रोफाइल की कोचिंग आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली तो एक हेफ्टी अमाउंट पे करना पड़ता है, जो बहुत मेहनत से पैसा आता है।
तो रिसोर्सेज बर्बाद करने के लिए नहीं होते, रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के लिए होते हैं ना। एनीवेज, अगर आपने ऑप्शन क्लियर कर लिया, आपने जेई का ऑप्शन ले लिया 11th के बाद, तो अगेन आप बोर्ड्स तो दोगे, बोर्ड्स तो मैंडेटरी हैं। बोर्ड्स के बाद दो पॉसिबल ऑप्शन है, सच्चाई वाली बात कि सर क्लियर नहीं होगा या फिर क्लियर हो जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज है। अगर नहीं क्लियर होगा तो अगेन आप उस सर्कल के अंदर फंसोगे, आप फिर से उस दलदल के अंदर फंस जाओगे। दलदल तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ बच्चों को पता होता है कि उनके बस की नहीं है, बट फिर भी अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कंटिन्यूस लगे रहते हैं और अल्टीमेटली उस ऑप्शन को ड्रॉप कर देते हैं। तो बेवकूफ़ी भरा डिसीजन होता है कि अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप ये स्टेप ले रहे हो। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन कि सर मिठाई बंटने का समय आ गया, हमारा तो जेई क्रैक हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपने जेई मेंस भी क्रैक करा, आपने जेई एडवांस भी क्रैक करा, व्हाट नेक्स्ट। अब अल्टीमेटली अगर आपने एक बहुत अच्छी रैंक से, बहुत अच्छी परसेंटाइल से आपने एग्जाम क्रैक करा है, तो आप आईआईटी में भी जा सकते हो, आप एनआईटीज में भी जा सकते हो, या फिर आप टॉप बीटेक कॉलेजेस के अंदर जा सकते हो, जहां पे जाकर आप अल्टीमेटली अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे होगे। सर अब इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग में जनरली हमारे पास 3 ब्रॉड ऑप्शंस होते तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आजकल बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया है, बट जनरली हमारे पास 3 मैं बोलना चाहूंगा ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि या तो आप कंप्यूटर साइंस के अंदर अपनी बीटेक कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट्स फैसिनेट करते हैं, आपको सर्किट्स पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ऑल एस्पेक्ट्स जो आप 11th-12th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ते हो, आपको वो चीजें फैसिनेट करते हो, तो आप इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो। अगर आपको मैकेनिकल साइंस बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है, आपको मोशन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, जो कि आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, तभी मैं आपको रिलेट करवा रहा हूं कि मोशन वाले आपको एस्पेक्ट सारे फैसिनेट करते हैं, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जा सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर से बहुत ज्यादा प्यार है कि नहीं सर मुझे तो कोडिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, मुझे हैकिंग करनी है, एथिकल हैकर बनना है मुझे, तो आप कंप्यूटर साइंस के अंदर अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो। सर व्हाट नेक्स्ट? चलो ठीक है, हमने मान भी लिया कि अब अगर हमने कर भी लिया करियर परस्यू, अब इसके बाद क्या होगा? कि इसके बाद डायरेक्टली हम जॉब कर सकते हैं? डेफिनेटली। अगर आपने एक बहुत अच्छे कॉलेज से अपनी बीटेक करी है, आईआईटी से आपने करी है, तो अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद ही आपको एक ठीक ठाक पैकेज लग जाता है, एक अच्छा खासा पैकेज लग जाता है, जिसके बाद चाहो तो आप जॉब भी कर सकते हो या फिर अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हो। सर अगर हम हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहें तो हमारे पास क्या पॉसिबल ऑप्शन होता है? तो करेंटली जितने भी लोग बीटेक परस्यू करते हैं, अगर वो हायर एजुकेशन में जाना चाहें, अपनी प्रोफाइल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहे, जो जनरली पाथवे हमारे पास क्या रहता है कि सर या तो हम एमटेक करेंगे, जो कि जनरली मेजॉरिटी लोग ऑप्ट नहीं करते, टू बी वेरी फ्रैंक मेजॉरिटी लोग एमटेक ऑप्ट नहीं करते, और करते भी तो उसके बाद डायरेक्टली जॉब करते हैं। मेजॉरिटी लोग बीटेक करने के बाद अपनी आईआईटी से, एनआईटी से या फिर किसी भी टॉप कॉलेज से करने के बाद दे गो फॉर एमबीए करते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए आई गेस सब बच्चों ने इस बारे में सुना होता है। एमबीए किन किन कॉलेज से होता है, ये बहुत डिटेल वीडियो हो जाएगी इसके बारे में, बट फिर भी सर आईआईएम का नाम सबने सुना होता है। आईआईएम सबको पता है कि सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो मूवीज में भी दिखाया जाता है, बहुत टॉप कॉलेज है जिसके अंदर जाकर आप अपनी एमबीए परस्यू कर सकते हो। फाइनेंस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, एचआर के अंदर बहुत पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। अब क्या होगा सर? चलो मान लिया हमने एमबीए भी कर ली, तो अब क्या होगा? अब होगा बहुत सारा पैसा। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। बहुत सारा पैसा, अच्छा खासा पैसा, हाँ जी। क्योंकि अगर आप एक आईआईएम से अल्टीमेटली अपनी एमबीए परस्यू करते हो, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करते हो, तो आपके ऊपर आईआईएम का जो टैग लग गया ना, वही आपको एक अच्छा खासा पैकेज दिलवाने के लिए सफिशिएंट इनफ है। बहुत अच्छा खासा पैकेज आपको दिलवा देता है। जो आप सुनते हो ना, ये करोड़ का पैकेज, ये एक हाइपोथेटिकल फिगर नहीं है, जेन्युइनली मिलता है। अब इन हैंड मिलता है कि नहीं मिलता वो एक अलग बात है, बट हाँ जेन्युइनली इतने पैकेजेस होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर सच में साल का करोड़ का पैकेज लगता है, तो जेन्युइनली बच्चे लगता है, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं होती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट अल्टीमेटली वो आपके कैलिबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो आईआईएम से पास आउट होता है कि उसको करोड़ों का पैकेज लगता है। एवरेज पैकेज अगर मैं आपको बात करूं तो 15 से 20 लाख का लगता है एवरेज पैकेज, और टॉप की तो कोई वही नहीं है, एंड नहीं है, वो आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो आई गेस इतना आपको क्लियर होगा कि अगर हम पीसीएम परस्यू करते हैं तो हमारे पास क्या ब्रॉड ऑप्शंस होते हैं। ब्रॉड ऑप्शंस, गवर्नमेंट ऑप्शंस के क्या स्कोप है वो अभी हम आर्ट्स वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, तो कीप कंटिन्यूइंग, राइट। अब सर अगर हम पीसीबी कंटिन्यू करते हैं, अगर हम पीसीबी परस्यू करते हैं, क्योंकि बायो के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर बायो ली है तो बस नीट ही ऑप्शन होगा, ना जिंदगी बर्बाद है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती है यहाँ पे भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। अगेन उसी तरीके से आप यहाँ पे भी स्कूलिंग कर सकते हो। स्कूलिंग के बाद अपने 12th के बोर्ड्स दोगे, वही आपने 11th-12th तमीज से पढ़ी, हो सकता है थ्रू द जर्नी आपको अगेन रियलाइज हो जाए कि बायो के अंदर, नीट में मुझे मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बॉटनी फैसिनेट करती है, मुझे जूलॉजी फैसिनेट करती है, मुझे बायोटेक्नोलॉजी फैसिनेट करती है, मुझे जेनेटिक्स फैसिनेट करती है, या फिर जो भी पर्टिकुलर आपको उसका एस्पेक्ट फैसिनेट करता है, उसके अंदर भी आगे चलकर आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो। सेम पाथवे कि यहाँ पे आप अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करोगे, जो आपका जनरली 3 साल का प्रोसेस होता है, और कॉलेजेस के क्राइटेरिया अलग होते हैं, कॉलेजेस अलग अलग सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं। सर ग्रेजुएशन अगेन कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शन होते हैं? आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं, आप बी फार्मा कर सकते हैं, मतलब आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। जो आपने सुनी ना टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, रेनबैक्सी का आपने नाम सुना होगा, और जितने भी आपने कंपनी सुनी, ग्लैंड फार्मा होती हैं, सिप्ला होती हैं, जो सारी दवाई बनाने वाली कंपनी है, ये ऐसा नहीं कि मशीनें बनाती हैं,
अल्टीमेटली इनकी जो केमिकल फॉर्मुलेशन है वो कौन करते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं या फिर जो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जिन्होंने अपना करियर परस्यू करा होता है, जिनको नॉलेज होती है कि बॉडी के ऊपर उस केमिकल का, उस ड्रग का क्या असर होने वाला है। तो अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से या फिर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बी फार्मा कंटिन्यू करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हो, मैनेजमेंट सेक्टर में भी जा सकते हो, और वहां पे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, वहां पे भी आप जा सकते हो। और क्या पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं, आप बी फार्मा के अलावा आप बी वोक कर सकते हो। बी वोक स्टैंड्स फॉर व्हाट सर, वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल वो कोर्सेज होते हैं जो आपको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको स्किल सेट के ऊपर ध्यान देते हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर कम उनका फोकस रहता है, वो आपके स्किल सेटअप के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। उसके ऊपर भी अलग से हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। डिप्लोमा भी हम कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर हम डिप्लोमा भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिप्लोमा कोर्सेज को ऑप्ट करा है आफ्टर 12th, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर, जिस भी एस्पेक्ट के अंदर आप कर रहे हैं, तो आगे चलकर आपको दिक्कत फेस हो सकती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, आगे चलकर आपको दिक्कत फेस हो सकती है। बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि सिविल सर्विसेज ग्रेजुएशन की डिमांड रखते हैं, मतलब डिप्लोमा उनके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता, या फिर वो उसको डिप्लोमा को कंसिडर नहीं करते। मेजॉरिटी कोर्सेज के अंदर आगे जाकर आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए होती है, या तो आपने अपनी अल्टीमेटली नीट करी हो या फिर आपने बीटेक करी हो, मतलब आपको सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएशन चाहिए होती है। डिप्लोमा से आपका काम नहीं चल सकता, तो डिप्लोमा कोर्सेज सोच समझ कर हमें ऑप्ट करना चाहिए। एनीवेज व्हाट नेक्स्ट, कि सर चलो हमने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएससी करी, देयर आफ्टर यू कैन गो फॉर एमएससी। सेम बात वही कि आपने बीएससी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करी, आपको लगता है अब मुझे इस ब्रांच के अंदर अपनी मास्टर्स अचीव करनी है, मास्टर्स ऑफ साइंस करनी है, और इंडिया से नहीं, इसके लिए आप आगे भी माइग्रेट कर सकते हो। सेम इज एप्लीकेबल देयर आल्सो, कि आप चाहो तो बाहर माइग्रेट कर सकते हो। जैसे इसका मैं एक बहुत क्लासिकल आपको केस बताता हूं। बच्चों को लगता है कि जो बीएससी करते हैं, जो एमएससी करते हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन करते हैं, जो बीटेक ऑप्ट नहीं करते, आईआईटी नहीं करते, नीट नहीं करते, उनकी लाइफ बर्बाद होती है, कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाते लाइफ के अंदर। तो अगर आप थोड़ा बहुत गूगल देखते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो, तो 2014 का ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर, ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सबसे, दिस इज एपिटोम, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है ना। चित्रांग मोडिया, ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1, बट स्टिल ही ड्रॉप्ड आईआईटी। उन्होंने आईआईटी सिलेक्ट नहीं करा, आप सर्च कर लेना, इस बारे में आपको पता चल जाएगा। और उन्होंने रिसर्च में जाना ज्यादा बेटर समझा, ही ऑप्टेड एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनको रियलाइज हुआ थ्रू आउट द जर्नी, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कंपटीशन की तैयारी तो जरूर करी, बट उनको रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, मेरे को ठीक है बीटेक में कर सकता हूं, ऑब्वियसली बात है, ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर है तो क्या नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली आता है पैकेज की तो कोई चिंता ही नहीं है, आप रैंक 1 होल्डर हो, आपके पास काफी अच्छा कंटेंट होगा, आगे भी आपके अंदर कैलिबर है, आप मेहनत कर सको तो बहुत अच्छा लाइफ में फोड़ सकते थे, बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। बट उनको इंटरेस्ट था रिसर्च के अंदर, उनको सब्जेक्ट नॉलेज गेन करनी थी, तो उन्होंने एमआईटी करी, रिसर्च के अंदर गए, और अल्टीमेटली उन्होंने अपनी रिसर्च वाली फील्ड को स्कोप करा। और ऑब्वियसली बात है, जो एमआईटी से पढ़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया से बहुत कम लोग एमआईटी तक पहुंच पाते हैं और फर्दर उस करियर को आगे परस्यू कर पाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जरूरी नहीं कि आप बीटेक के अलावा अंधे ही हो जाओ, भेड़ चाल में चलो कि नहीं सब बीटेक करे तो मुझे भी बीटेक करनी है, सब नीट करनी है तो मुझे भी नीट करनी है। सेम बात अगर आप यहाँ पे करते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बीएससी करी, बीएससी के बाद अपनी एमएससी परस्यू कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहो तो आप एमबीए भी कर सकते हो, क्योंकि एमबीए सबके लिए ऑप्शंस ओपन है, भले वो बीटेक का बच्चा हो, बायो का बच्चा हो, वो आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो। अगर आप एक नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक कर लेते हो जिसका नाम है कैट, आई गेस हमने इसका भी नाम सुना होता है, तो आपको एक टॉप 20 स्कूल के अंदर एडमिशन मिलता है, फर्दर जाकर आप अपना एमबीए परस्यू कर सकते हो, राइट। एमएससी करना चाहो आप एमएससी के लिए स्कोर कर सकते हो, चाहो तो आप एमबीए कर सकते हो। और फाइनेंस सर उसके बाद क्या होगा अगर हमने एमबीए कर लिया, सेम वही बात, बहुत सारा पैसा। अगर आप एक टॉप 20 स्कूल से, इंडिया से या फिर बाहर से, आप एक टॉप 20 स्कूल से अपनी एमबीए परस्यू करते हो, तो पैकेज की अल्टीमेटली चिंता होती ही नहीं है। अगर आपके अंदर वही घूम फिर कर बात, आपके अंदर कैलिबर है, पोटेंशियल है, तो पैसा तो कंपनियां बहुत सारा देने को बैठी हुई हैं, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। एनीवेज सर, अगर हम इस ऑप्शन के लिए ऑप्ट करते हैं, अगर हम नीट की तैयारी करते हैं, तो आप चाहो तो 12th के डायरेक्टली बात नीट दे सकते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत अच्छी नॉलेज बिल्डअप कर ली है, एक बार मैं अपने लेवल से अपनी तैयारी के बेसिस पे पेपर देना चाहता हूं। 720 मार्क्स का पेपर होता है, 720 नंबर का, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 400 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी खुद की तैयारी से 400 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 500 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो दे आर गुड इनफ, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो बस आप 1 साल का क्रैश कोर्स कर सकते हो, 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि भागने की जरूरत नहीं होती लाइफ में। देखो सब अपनी स्पीड से चलते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको भागना है कि 12th के बाद ही इमीडिएटली करना, वरना मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इस भेड़ चाल के चक्कर में जो बच्चे 10th के बाद डायरेक्टली कंपटीशन की तैयारी में कूद जाते हैं, मेजॉरिटी उनमें से, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, वो 12th के बाद ड्रॉप लेते ही लेते हैं, मतलब उनको 1 साल फिर पॉलिशिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना हसल बसल में क्यों फंसना, अल्टीमेटली आप पहले अपनी 11th-12th तमीज से करो, अपनी कंटेंट नॉलेज बिल्डअप करो, उससे होगा कि आपके पास रास्ते खुल जाएंगे कि बाई चांस अगर नीट में नहीं भी जाना हो जाता है, फिर भी अगर मुझे नहीं जाना, तो आपके पास इतना कंटेंट होता है कि आप ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, और आगे चलकर आप रिसर्च फील्ड के अंदर भी जा सकते हो। तो सेम बात कि अगर आपका नहीं क्लियर होता
मान लेते हैं नहीं क्लियर होता, होने को तो कुछ भी हो सकता है, वो आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगेन आप फिर इस विस्कस सर्कल के अंदर फंस जाओगे, फिर तैयारी करोगे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। हो भी सकता है कि आपका हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है। और फिर हो सकता है दूसरा पॉसिबल ऑप्शन के सर मिठाई बांटने का समय आ गया, क्लियर हो गया एग्जाम, तो व्हाट नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबल ऑप्शन होते हैं कि या तो आप एमबीबीएस परस्यू कर सकते हो या फिर आप बीडीएस परस्यू कर सकते हो। सर क्या डिफरेंस है एमबीबीएस के अंदर और बीडीएस के अंदर? एमबीबीएस के थ्रू करने के बाद एक आप डॉक्टर बनते हो, जनरल डॉक्टर बनते हो, मतलब नॉट रिलेटेड टू डेंटिस्ट, मतलब डेंटिस्ट के बारे में या फिर ओरल साइंस के बारे में आप नहीं पढ़ते हैं। आप जनरली पीडियाट्रिशियन बन सकते हो, आप ऑर्थोपेडिक्स बन सकते हो, ऑर्थोपेडिक ब्रांच के अंदर आप जा सकते हो, आप सर्जन बन सकते हो, आप गायनिकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। बस जनरली आप ओरल कैविटी के बारे में या फिर जो भी आपके दांत वगैरह से रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ाई नहीं करते हैं। उसके लिए दूसरा पॉसिबल ऑप्शन होता है बीडीएस। कितने साल का होता है ये? तो जनरली इंडिया के अंदर एमबीबीएस इंटर्नशिप को इंक्लूड कर 5.5 साल की होती है, 5.5 साल की आपकी एमबीबीएस होती है। एंड बीडीएस अराउंड 5 साल की, वही 5-5.5 साल की होती है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग 5 साल की होती है। सर क्या एमबीबीएस करना काफी है कि इसके बाद हम डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं? अब नहीं, एक टाइम ऐसा था, एक बोलते हैं ना, एक प्रोसेस ऐसा था कि जिस टाइम पर एमबीबीएस की काफी अच्छी वैल्यू होती थी। बट आज के टाइम में एमबीबीएस आर नॉट डूइंग गुड इनफ इन देयर लाइफ टू बी वेरी जेन्युइन। उसके बाद आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी। अब मास्टर्स में हमारे पास क्या पॉसिबल ऑप्शन होते हैं? या तो आप एमडी कर सकते हो या फिर आप एमएस कर सकते हो। सर क्या मतलब है इन दोनों का? एमएस का मतलब है आप सर्जरी वाली ब्रांच ऑप्ट कर रहे हो, एमडी का मतलब आप सर्जरी के अलावा बहुत कुछ कर सकते हो। आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप गायनिकोलॉजिस्ट बन सकते हो, पीडियाट्रिक्स बन सकते हो, आप ऑर्थोपेडिशियन बन सकते हो, बहुत पॉसिबल ऑप्शन होते हैं। आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो और सर्जरी के अंदर जाकर आप सर्जरी वाले एस्पेक्ट के अंदर घुस जाते हो। इनके भी फर्दर अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, बट ये ओवरऑल ब्रॉड व्यू हो गया। सर अगर हम बीडीएस ऑप्ट करते हैं, अगर हमें दांतों का डॉक्टर बनना है, डेंटिस्ट हमें बनना है, तो क्या इसके बाद भी फर्दर होती है मास्टर्स की डिग्री? डेफिनेटली एमडीएस होती है और भी बहुत सारे कोर्सेज पॉसिबल ऑप्शन होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आप किस एस्पेक्ट के लिए पढ़ रहे हो। आप एस्थेटिक्स के लिए पढ़ रहे हो या फिर मतलब जेन्युइनली आप सिर्फ दांतों के ट्रीटमेंट के लिए या फिर ओरल सर्जरी से रिगार्डिंग जो भी आप करना चाहते हो, उसमें बहुत पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। कितना टाइम लगता है? सबसे बड़ी बात जो एक मिडिल क्लास बच्चे का सवाल होता है, सर कितना टाइम लगता है और कितने टाइम के बाद मैं अर्निंग हो जाऊंगा, कितने टाइम के बाद मैं फाइनेंशियली प्रोडक्टिव हो जाऊंगा? तो बेटा टू बी वेरी जेन्युइन मैं आपको बताऊं, क्योंकि होता क्या है, बहुत बच्चे, एक मिडिल क्लास बच्चे को सारे एस्पेक्ट्स देखकर चलने पड़ते हैं। तो होता क्या है, एमबीबीएस करने के बाद उसको रियलाइज होता है कि यार ये तो जर्नी बहुत लंबी होती जा रही है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा और बस मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट लगी जा रही है। तो आपको पहले से इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप मेडिकल साइंस में जाते हो तो ऑन एन एवरेज 10 साल का समय लग जाता है, जिसमें मेजॉरिटी टाइम फ्रेम के अंदर आपके ऊपर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लग रही होती है और आप फाइनेंशियली प्रोडक्टिव नहीं होते। वैसे आप प्रोडक्टिव हो सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रोडक्टिव नहीं होते। ऑल्दो एमबीबीएस के बाद आपकी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, बट फिर भी अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो ध्यान रखना बहुत डेडिकेटिंग करियर होता है, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, आपके हाथ में किसी की जान आएगी। अगर आप एक सर्जन बन गए और आपको नॉलेज नहीं, आपने उल्टी सीधी कैंची वैंची चला दी, आपने कुछ भी कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे लोगों की प्रैक्टिस चलती भी नहीं है। जो होते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, आपने सुना होगा कि बस ऐसी या तो कैटेगरी उनको कोटा मिल गया था, इस वजह से वो पास आउट हो गए, उसके अंदर मेडिकल साइंस के अंदर आ गए और जुगाड़ से कर आके पास हो गए, और वो फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं होते। सक्सेसफुल वही इंसान होता है जिसने तमीज से अपने सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करी है, क्योंकि आपके हाथ में लोगों की जान आने वाली है। थोड़े टाइम तक आप बेवकूफ़ बना लोगे, आपने ट्रीटमेंट करा, अल्टीमेटली जनता इस बात को, बेवकूफ़ कोई नहीं होता, हर कोई समझ जाता है कि इस डॉक्टर का ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, तो अल्टीमेटली लोग आपको स्विच कर जाएंगे, कहीं और स्विच करना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत डेडिकेटिंग करियर होता है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटिंग करियर होता है। इसके बारे में हम एक पॉडकास्ट भी रखेंगे डॉक्टर्स के साथ जो आपको बताएंगे कि कितना डेडिकेटिंग करियर होता है, लेकिन इसका मेहनत का रिजल्ट भी बहुत तगड़ा होता है। ऑल्दो 10 साल की मेहनत है लेकिन बहुत फ्रूटफुल इसके रिजल्ट्स होते हैं एनीवेज, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सर अब आ जाइए फाइनली कॉमर्स के ऊपर। सर साइंस वालों की तो बहुत बात हो गई, हमारा भी कुछ देख लो। तो कॉमर्स में हमारे पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं? तो अगेन वही बात, या तो आप 11th-12th के बाद एक जो गलत मेंटेलिटी, पहले उसको हम तोड़ते हैं, एक मेंटल बैरियर को, कि कॉमर्स का बच्चा जो कॉमर्स ऑप्ट करता है उसको लगता है कि यार मस्ती मारनी है, 11th में तो मस्ती मारो, 12th में बोर्ड्स देंगे उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो बहुत बड़ी गलती। जितने एफर्ट्स साइंस वाला बच्चा डालता है उतने ही एफर्ट्स एक कॉमर्स वाले बच्चे को भी डालने पड़ते हैं, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है। तो नहीं करना तो आप मस्ती मारो, जो मेंटेलिटी बनी हुई कॉमर्स वाले तो मजे मारने के लिए बने होते हैं, तो मेंटेलिटी हर स्ट्रीम के अंदर होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अगर आप कॉमर्स में भी एक अच्छा करियर बिल्डअप करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग से ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, 11th स्टैंडर्ड से ही। बट सर क्या पॉसिबल ऑप्शन है? तो अगेन आप स्कूलिंग करो, स्कूल के बाद अपने बोर्ड्स दो, बोर्ड्स के बाद चाहो तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। सर यहाँ पे कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं? यहाँ पे सीए होता है, सीएस होता है, सीए स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए स्टैंड्स फॉर कंपनी सेक्रेटरीट, सीएमए का ऑप्शन होता है, सीएफए का ऑप्शन होता है, मतलब दीज आर प्रोफेशनल कोर्सेज।
प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं। आप चाहो तो 11 से ही इनकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह नीट के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेडिकल साइंस एमबीबीएस में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, बीटेक में आईआईटी में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीए के लिए भी, सीएस के लिए, सीएमए एंड सीएफए के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। फॉर एग्जांपल सीए के लिए बच्चों ने सुना होता है कि पहले सीबीटी होता था, अब सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स होते हैं, आप वो क्लियर करते हो, वो भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तब जाकर आप इस फील्ड के अंदर अपना करियर परस्यू कर सकते हो, राइट। एनीवेज थोड़ा एक ब्रॉड आइडिया ले लेते हैं। सर बाई चांस मुझे वो चीज़ फैसिनेट करती है नहीं, मुझे मजा नहीं आता, मुझे तो पढ़ना है, मतलब ठीक है मुझे वो सब चीज़ें पढ़ सकता हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे आगे चलकर इन डेप्थ नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि आप अकाउंट्स के अंदर जो पॉसिबल सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल, आप अकाउंट्स के अंदर आप अकाउंट्स हो गया आपको, उसके अलावा आप बीएस के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर, आप मार्केटिंग के अंदर, आपको फाइनेंस अच्छी लगती है, इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो रिसर्च एस्पेक्ट के थ्रू, है ना। तो आपने अपने 12th करी, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करी, जनरली बीकॉम हर बच्चे ने सुना होता है, फिर आप बीबीए कर सकते हो। बीकॉम मतलब बैचलर्स ऑफ कॉमर्स और बीबीए का मतलब बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी कॉलेज से, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हमारे इंडिया के अंदर भी है, बाहर भी प्रेजेंट है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना इन्वेस्ट करने को तैयार हो। उसके बाद क्या सर, मान लेते चलो हमने बीकॉम कर भी लिया, हमने बीबीए कर लिया, उसके बाद क्या, तो उसके बाद अगेन आपके पास दो पॉसिबल ऑप्शन होते हैं, या तो आप रिसर्च में जाना चाहते हो, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर अगेन आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, जैसे बीकॉम के बाद एमकॉम भी होती है जो अल्टीमेटली फेड आउट होती जा रही है। एमकॉम मेजॉरिटी लोग नहीं करते, लोग जनरली बीकॉम करने के बाद एमबीए करते हैं, अगेन फ्रॉम टॉप बी कॉलेजेस लाइक आईआईएम, आप आईआईएम से कर सकते हो, और भी कॉलेजेस इंडिया के अंदर भी और बाहर भी हैं। क्या होगा सर इससे, तो अगेन घूम फिर कर वही बात, बहुत सारा पैसा ही पैसा होगा। अगेन आपके ऊपर आईआईएम का टैग लग जाता है, आपने तमीज़ से पढ़ाई करी है तो पैसे की चिंता तो होती ही नहीं है। आप किसी भी फील्ड के अंदर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आपको पैसे की सोचने की जरूरत ही नहीं है। अल्टीमेटली वो आपने 3 इडियट्स मूवी के अंदर देखे ना, पैसा तो झक मार कर पीछे आएगा, वो बात फैक्ट है। जब आप अल्टीमेटली आते हो प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर आते हो, आपको रियलाइज हो जाता है कि आपने अगर बहुत मेहनत करी है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको अपने कैलिबर के ऊपर भरोसा है, आपके पास अच्छी कॉलेज से डिग्रीज हैं, क्योंकि ये बात फैक्ट होती है, डिग्री का आपने किस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी अल्टीमेटली मैटर करता है, कहीं ना कहीं मैटर करता है। आपका कैलिबर अपनी जगह है, बट आप किस कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं जरूर मैटर करता है। अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जॉब सेक्टर में आ रहे हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो तो अल्टीमेटली वो सब चीजें मैटर नहीं करती, फिर आपका पोटेंशियल मैटर करता है। लेकिन अगर आप जॉब सेक्टर में आना चाहते हो तो एक आपके करियर को बूस्ट अप देने के लिए, इनिशियल एक स्पार्क देने के लिए आपकी डिग्री जरूर मैटर करती है, राइट। और सर अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं जो आपने बताया, तो उसके बाद क्या पॉसिबल ऑप्शन होता है, तो आप जॉब भी कर सकते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, बट ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीए, सीएफए, सीएमए और जो भी आप सीएस कोर्सेज करते हो, दीज ऑल आर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो आप चाहो तो जॉब भी कर सकते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो। होगा क्या उससे, बहुत सारा पैसा, अगेन क्योंकि आपके पास एक टेक्निकल डिग्री, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपको पैसे के लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, बहुत पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं उसके बाद। एनीवेज अब आते हैं आर्ट्स के बारे में, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि सर क्या आपने आर्ट्स लेकर गलती तो नहीं कर दी, या फिर आर्ट्स लेकर हमारा करियर बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, घूम फिर कर वही बात कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो इसके अंदर आप जर्नलिज्म में जा सकते हो, जो एक जनरल एस्पेक्ट है वो मैं आपको बताऊं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हो, आप ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, मतलब जो भी आपका पैशन है, आपने आर्ट्स जिस वजह से लिया, आप साइकोलॉजी में जा सकते हो, आपने आर्ट्स जिस वजह से लिया है आप उस करियर को परस्यू कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा क्या सर कोई रेप्यूटेड जॉब भी मिल सकती है, मतलब ये जो हमारी जितनी बुरी बेइज्जती हुई कि हमने आर्ट्स ले लिया, हम कुछ बर्बाद हो रही, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले और हम गवर्नमेंट एस्पेक्ट्स की तरफ जा सकें। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा हाईली रेप्यूटेड जॉब होती है जो इन दोनों एस्पेक्ट से ज़्यादा भी आपको इज्जत दिलाती है। आप इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का पार्ट बन जाते हो, आप इंडिया को मैनेज करने के सिस्टम का पार्ट बन जाते हो, विच इज़ नोन एज सिविल सर्विसेज। लेकिन पहले एक ब्रॉड व्यू ले लेते हैं। अगेन आप 12th कर सकते हो, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, बीए आप कर सकते हो आर्ट्स के अंदर, है ना जी। ग्रेजुएशन के बाद अगेन आप एमए कर सकते हो, एमए के बाद आप जॉब करो, अपना पैशन फॉलो करो, या फिर आप चाहो तो पॉलिटिक्स के अंदर भी अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो। डिपेंड करता है कैसे वाले हो, आपकी मर्जी है, जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले या फिर जनरली सर्व करने वाले पॉलिटिशियन आप बन सकते हो। बट यहाँ से वो पॉसिबल ऑप्शन होता है, यहाँ से भी पॉसिबल ऑप्शन है, बट यहाँ से टेक्निकली ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है, क्योंकि आप पहले से 11th 12th के अंदर ही डेडिकेट करना स्टार्ट कर देते हो इन सब चीज़ों की तरफ अपने आप को, राइट। सर ये क्या ऑप्शन है, मतलब ये क्या चीज़ है जिसके बारे में आपने डिस्कस करा, क्योंकि बहुत बच्चों को पता भी होता है लेकिन कुछ बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती। इसको बोलते हैं बेटा सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस का मतलब जनता की सेवा, सिविलियंस की सेवा। सुनने में लगता है कि हम क्या किसी के नौकर बनेंगे, नहीं बेटा, आप नौकर नहीं बनेंगे, आप राज करेंगे। आप अगर जानते हो, आप एक आईएएस की पावर को जानते हो, आप एक डीएम की पावर को जानते हो, आपने आईपीएस देखे हो, आईपीएस ऑफिसर्स कैसे होते हैं, तो बेटा कुछ भी कर लो, एक अल्टीमेट कर घूम फिर कर बात आती है कि जितना मर्जी पैसा कमा लो ना, आप कभी सिविल सर्विस मतलब सिविल सर्वेंट के लेवल को आप मैचअप नहीं कर पाओगे। मतलब जिस लेवल की इज्जत मिलती है, जिस लेवल का आपको रेपुटेशन मिलता है, और जो आपका एक तरीके से बोलते हैं ना, जो आपका एक रोला होता है, वो पैसा मैच नहीं कर सकता। मतलब उन सब चीज़ों के आगे फिर आपको पैसा भी फीका लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेडिकेटिंग करियर होता है।
लोगों की एक गलत मेंटेलिटी होती है, जो मैं अगेन यहाँ पे क्लियर आउट कर दूं कि लोगों को लगता है कि आईपीएस बन गए, डीएम बन गए तो पैसा ही पैसा है, अंडर द टेबल बहुत सारा पैसा आता है। सिर्फ एक ये एस्पेक्ट नजर आता है, बट क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देखा हुआ है, मैंने अपने रिलेटिव्स के अंदर देखा हुआ है कि जो आईपीएस होते हैं, जो आईएएस होते हैं बेटा, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। आप एक डीएम समझो, मतलब पहले के टाइम में अगर मैं आपको रिलेट करना चाहूँ, पहले के टाइम में राजा महाराजा होते थे जिनके ऊपर पूरी सिटी का, पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी होती थी। जरा सी राजा की गलती दूसरे दुश्मनों को उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए अटैक करवा सकती थी, उस पूरे के पूरे सिटी को किसी का स्लेव बनवा सकती थी। सेम इज एप्लीकेबल हेयर। आपकी सिटी के अंदर कोई भी गतिविधि हो रही है, कोई भी आपकी एक्टिविटी हो रही है सिटी के अंदर, अगर डीएम प्रॉपर टेक केयर ना करे तो बहुत दंगे हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं और बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो अल्टीमेटली एक डीएम, जिसको आप जिलाधिकारी बोलते हो, आपने देखा भी होगा उनके ऑफिस होते हैं, उनका जो डीएम हाउस होता है, वो सब लग्जरी सबको नजर आती है, लेकिन सबको ये नहीं नजर आता कि इसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत होती है। बहुत ज्यादा डेडिकेटिंग और बहुत ज्यादा बोल सकते हो मेहनत वाला ये भी करियर होता है, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सर क्या करना पड़ेगा? चलो ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी फैसिनेट करिए सर, अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट एक इज्जत तो मिलेगी, इज्जत वाला करियर तो मिलेगा बेटा। इज्जत नहीं, बहुत सारी इज्जत, बहुत सारी इज्जत मिलेगी आपको। और ये बात समझ में, हर कोई आपको सलाम ठोकेगा, आपकी पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा वाहवाही होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जेन्युइनली जो लोग आपके, जो एक होती है ना बगल वाले शर्मा जी, वो टॉन्ट मारते थे, और गुप्ता जी क्या करा आपके लड़के ने, तो बेटा वो ना ये पूछेंगे नहीं और गुप्ता जी और बोलेंगे गुप्ता जी ऐसे करके, और शर्मा जी ऐसे ऐसे करके, कालरा जी ऐसे कर करके, बहुत इज्जत होना स्टार्ट हो जाती है अगर आप एक सिविल सर्वेंट बन जाते हो। सोसाइटी के अंदर आपको एक बहुत ही रेप्यूटेड नज़र से देखा जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या करना होगा सर इसके लिए? चीज़ें लग तो सुनने में अच्छी नहीं, बट करना क्या होगा इसके लिए? आपको स्टार्टिंग से ही, अगर आप क्लियर हो, आप सॉर्टेड हो, आपको पता है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आपको सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए अपियर होना है, तो आप 11-12 से चाहो तो आप साइंस के साथ भी, आप कॉमर्स के साथ भी, आर्ट्स के साथ भी, क्योंकि अगर आपके ऊपर साइंस का ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, मेजॉरिटी बच्चे इसलिए आर्ट्स ऑप्ट करते हैं कि अगर हमारे पास आर्ट्स होगी, हमने साइकोलॉजी लिया, फिर जो भी सब्जेक्ट के अंदर हमने करी है, साथ के साथ आपको अल्टीमेटली जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, आपको पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ती है, आपको सिविक्स पढ़नी पड़ती है। अल्टीमेटली वो सारी बातें जो आपको इंडिया के बारे में और दुनिया के बारे में अवेयर करवाएंगी, रूल्स के बारे में, रेगुलेशन के बारे में, लॉस के बारे में, हमारा इंडिया का क्या इतिहास रहा है, आपका वर्ल्ड का क्या इतिहास रहा है। क्योंकि जब तक आपको दुनिया जहान की नॉलेज नहीं होगी, जिस बच्चे को यही नहीं पता कि इंडिया में ये सिटी या फिर ये स्टेट कहां पे आता है, ये वाली रिवर कहां से पास आउट होती है, ये वाला जिला क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल किसी सिटी के जिलाधिकारी बन गए, अब आपको यही नहीं पता कि उस जिले के अंदर क्या हिस्ट्री रही है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मराठा स्टेट के बहुत बड़े आप डीएम बन गए, फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं जहां पे मराठीज रहते हैं, अब आपको उनका कल्चर नहीं पता, आप अगर उनका कल्चर नहीं समझोगे, आप वहां पे प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप नहीं करवा पाओगे। फॉर एग्जांपल गणेश चतुर्थी का मौका आया, अब आपको लोगों के बारे में नॉलेज नहीं है कि वो कितने ज्यादा डिवोटी हैं इन सब चीजों को लेकर, कितना ज्यादा उनके अंदर पैशन है इन सब चीजों को लेकर, तो आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाओगे। अल्टीमेटली राइट्स हो सकते हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो एट दी एंड आपको करना क्या होता है, आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए आपको ज्योग्राफी की बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको सिविक्स पता होनी चाहिए, आपको पॉलिटिक्स पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली आप अपने 12th के बाद अपने सब्जेक्ट के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो, आप उसके अंदर अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद आप डायरेक्टली सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो। सर क्या आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं? नहीं, इनके लिए कॉमन एग्जाम होता है जिसका नाम होता है यूपीएससी। स्टेट्स वाइज एग्जाम अलग होते हैं, बट एक कॉमन एग्जाम कौन सा होता है? यूपीएससी। यूपीएससी में आपकी जो भी रैंक आती है, इसके लिए फर्दर सब सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। वो सारे एस्पेक्ट्स अलग है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट अगर इनको हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारी रैंक के बेसिस पे हमें पोस्ट मिलती है। टॉप रैंकर्स को आईएएस मिलता है, उसके बाद आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना बेटा, अगर आप एक बार सिविल सर्वेंट बन जाते हो तो आप जितना मर्जी पैसा कमा लो। मतलब एक आप कंपैरिजन करो अपने किसी कलीग से, अपने किसी दोस्त से जो एक डॉक्टर है या फिर इंजीनियरिंग है या फिर किसी बहुत टॉप एमएनसी के अंदर है, लेकिन जो इज्जत आपको सिविल सर्विसेज दिलवाती है ना, वो इज्जत किसी भी फील्ड में नहीं मिल सकती, किसी भी फील्ड में नहीं। अनमैचेबल रेपुटेशन। आ रही बात समझ में? तो आई गेस ये जो आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू बताया कि आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको एक माइंडसेट क्लियर होगा, आपको थोड़ी बहुत बातें क्लियर आउट होना स्टार्ट होंगी, थोड़ी बहुत विजिबिलिटी मिली होगी कि हाँ वो रास्ता है, उधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। अब अगर आपको फर्दर डाउट्स हो कि नहीं सर मेरा तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है, मैं इसमें जाना चाहता हूं और इसके अंदर मुझे और ज्यादा नॉलेज चाहिए, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि सर मुझे रिसर्च के अंदर करियर बिल्डअप करना है, तो ये केवीपीवाई क्या होता है, सुना हर बच्चे ने होता है, केवीपीवाई क्या होता है, एनटीसीएससी क्या होता है, ये मुझे कौन कौन से रास्ते पर लेके जा सकते हैं, आईएएससी कौन सा कॉलेज है, आईएएसईआर कौन सा कॉलेज है, सर डीयू में कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं, सर मुझे यूनिवर्सिटी की नॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या फर्क होता है। तो अगर आपको ये सब डाउट्स हैं जिनको आप चाहते हो आप अभी से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्लियर आउट करते हो चलो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना। हर एक एस्पेक्ट के बारे में अलग वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल एडवाइस मिल सके। आगे चलकर एटलीस्ट आपके पास ये बहाना ना हो, क्योंकि मैं ये भी बात आपको क्लियर कर दूं, एक टाइम के बाद बच्चे करते क्या है,
सिचुएशंस को और अपने सीनियर्स को, अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि इन लोगों ने अगर मुझे कुछ बता दिया होता तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तो ये सारी मेहनत करी ही इसलिए जा रही है ताकि एक टाइम के बाद आप अकाउंटेबल हो सको। ध्यान रखना, अब आप बड़े बच्चे हो गए, आप 10th स्टैंडर्ड से ऊपर आ चुके हो बेटा, एक टाइम के बाद ना ये सब चीजें अब खत्म होना स्टार्ट हो जाती कि पापा मम्मी ने नहीं बताया था, टीचर ने नहीं बताया था, इसने नहीं बताया था, उसने नहीं बताया था। अगर आपको जेन्युइनली लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, आपको सेल्फ अकाउंटेबल होना स्टार्ट करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना स्टार्ट करनी पड़ेगी। बर्बाद हो गए, ये बात मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बर्बाद हो गए अपनी वजह से, आबाद हो गए अपनी वजह से। आप जो भी डिसीजन लोगे ना, ध्यान रखना ये लॉन्ग टर्म में आपका करियर इफेक्टेड करेगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी इफेक्टेड करेगी। तो ये अब बातें, अब भ्रम से बाहर निकलो कि हमें कोई गाइड कर देगा तो हम इस रास्ते पर चल देंगे, फिर किसी ने हमें गाइड कर दिया तो हम उस रास्ते पर चल देंगे, फिर उस रास्ते पर चल देंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जितने मुंह है ना उतनी बातें हैं। कोई मेडिकल साइंस में तो आपको मेडिकल साइंस के फायदे बताएगा, कोई इंजीनियर आपको इंजीनियरिंग के फायदे बताएगा, उसके नुकसान भी बताने वाले आपको मिल जाएंगे, कोई सीए हैं उसके फायदे नुकसान बताने वाले भी मिल जाएंगे। सिविल सर्विसेज के अंदर जितनी भी दिक्कतें आती है वो भी आपको बताने वाले मिल जाएंगे। बेटा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इस करियर से दूर रहो, पॉलिटिक्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि ये ट्रांसफर होते रहते हैं जगह जगह, एक स्टेबल लाइफ नहीं होती। तो हर एस्पेक्ट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपको सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है कि आप लाइफ से चाहते क्या हो। आ रही बात समझ में? बट अगर आप इतनी आगे अभी नहीं बढ़कर सोच पाते तो एटलीस्ट आप अपना सब्जेक्ट इंटरेस्ट करो, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट चूज करो और उसके बाद आप आगे बढ़ो। अल्टीमेटली धीरे धीरे अपने आपको रास्ते क्लियर आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे हर कोई आपको दरवाजा खुलता हुआ नजर आ जाएगा। बट एक बात ध्यान रखनी है, अब 10th स्टैंडर्ड के बाद जिस लेवल का आपको अटेंशन मिला है, जिस लेवल की आपको गाइडेंस मिली है, मतलब गाइडेंस तो अभी भी आपको मिलती रहेगी, बट एक होता है ना कि डंडा सिर के ऊपर रखकर आपको पढ़ाई करवाई जाती है, अब वो लेवल खत्म हो गया। अब आप उस स्टेज पर आ चुके हो जो आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपने आप से लॉयल होना पड़ेगा, तभी जाकर अपने करियर के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ ले पाओगे। आ रही है बात समझ में? तो आई गेस ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी आपको बहुत डाउट्स हो, कोई भी आपको दिक्कत हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा। आप जो जेन्युइन बच्चे देखो, जिन्होंने मस्ती करनी है, जिनको अपने फादर का बिजनेस संभालना है, फैमिली बिजनेस संभालना है, तो ठीक है, दैट्स अप टू यू। हो सकता है कि उनको बिजनेस में ही जाना है, उनको वही एस्पेक्ट्स अपने कंटिन्यू करने हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट जिस बच्चे को जेन्युइनली परेशानी है, जो परेशानी के सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए क्या कर सकते हैं। आगरा के हैं, लोकलाइट्स हैं, तो पॉसिबल हुआ तो मैं प्रॉमिस नहीं करा क्योंकि ऑनगोइंग कंडीशन ऐसी है कि मैं हर किसी से ऑफलाइन नहीं मिल सकता। बहुत बच्चों ने अप्रोच करा कि सर एक बार प्लीज़ पर्सनली मिल लीजिए और डाउट्स कुछ क्लियर आउट हो जाएंगे। तो कोशिश मैं पूरी करूंगा जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल टू पॉसिबल गाइडेंस मिल सके। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर सर आप एक वीडियो बना दो, तो बेटा ज़रूर मैं बनाऊंगा। आप अपने डाउट्स बताओ तो ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस मिल सके। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।